नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिल्पी श्रीवास्तव शिल्पश्री क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे द्विगु समास। आज की कक्षा में हम यह जानेंगे कि द्विगु समास किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है, उसके पहचान के बारे में जानेंगे और साथ ही हम उसके उदाहरणों पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही आज के वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि कर्मधारय समास और द्विगु समास में क्या भेद है। अक्सर परीक्षाओं में यह प्रश्न कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कर्मधारय समास और द्विगु समास में पहचानने में परेशानी होती है, तो आज का वीडियो यह परेशानी दूर कर देगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए प्रारंभ करते हैं द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास में जैसे कि कर्मधारय समास में था, तत्पुरुष समास में था, आपने पढ़ा था कि उत्तर पद प्रधान है, उसी तरह द्विगु समास में भी पूर्व पद गौड़, गौड़ मतलब अप्रधान एवं उत्तर पद प्रधान होता है। ये कॉमन है, ये तत्पुरुष में भी कॉमन है, कर्मधारय में भी और द्विगु समास में भी। यानी पूर्व पद गौड़ है यानी अप्रधान है और उत्तर पद की प्रधानता है। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो द्विगु समास पे है, जो पूर्व पद होता है भले ही वह अप्रधान है, लेकिन जो द्विगु समास है वो बनता उसी से है, दिखाई उसी से देता है, उसकी पहचान हम उसी पूर्व पद के द्वारा ही कर सकते हैं। जो पूर्व पद है वो संख्यावाची विशेषण होता है, ठीक है। एवं साथ में यह भी ध्यान दीजिएगा कि संख्यावाची विशेषण ही केवल उसकी विशेषता नहीं है, बल्कि वह समूह या समाहार का बोध कराता है। जो पूर्व पद है वो संख्यावाची विशेषण होता है एवं समूह या समाहार का बोध कराता है, किसी समूह का बोध कराता है। इस कारण और उत्तर पद की प्रधानता होता है, वो विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष्य होता है, ठीक है। इस वजह से यह द्विगु समास कहलाता है। इसकी पहचान क्या है? विग्रह में जब विग्रह होता है, उत्तर पद के बाद समूह या समाहार पद अवश्य जोड़ा जाता है। अवश्य की जगह प्रायः कर लीजिए, क्योंकि कई ऐसे विग्रह हैं अपवाद स्वरूप जहां पे ये नहीं भी मिल सकता है, वो अपवाद स्वरूप है लेकिन होते हुए द्विगु समास के ही उदाहरण है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसकी पहचान क्या है? विग्रह में उत्तर पद के बाद समूह या समाहार प्रायः जोड़ा जाता है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे दो राह, दो राहें, है ना, यदि इसका विग्रह होगा, लेकिन इसका विग्रह यह होगा दो राहों का समाहार, ठीक है, तब यह द्विगु समास का उदाहरण बनेगा। सत सई सात सौ दोहों का समाहार, बिहारी सतसई के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। 700 दोहों का समाहार। तिरंगा तीन रंगों का समाहार, हमारा तिरंगा झंडा है, तीन रंग उसमें युक्त है। पंचवटी पांच वट वृक्षों का समाहार या समूह। पंजाब पांच आब, आब मतलब नदियां, पांच आबों का समूह। पंचतंत्र पांच तंत्रों का समूह आदि। बहुत सारे और उदाहरण, अठन्नी है, चार आना है, बहुत सारे उदाहरण आपको द्विगु समास के आपको देखने को मिलते हैं और हम इससे समझ सकते हैं कि यह द्विगु समास का उदाहरण है। अब कर्मधारय समास और द्विगु समास में हम भेद कैसे करेंगे? जैसा कि हमने कहा कि यदि संख्यावाची विशेषण जो है वह समाहार का बोध न कराए तो वह केवल संख्यावाची विशेषण ही रह जाता है और कर्मधारय समास का उदाहरण बन जाता है। आइए हम कर्मधारय और द्विगु में भेद समझते हैं। देखिए, कर्मधारय समास का जो पहला पद है, पूर्व पद है, वो विशेषण होता है। यह हम पढ़ चुके हैं कर्मधारय समास के अध्यापन के दौरान। द्विगु समास में पहला शब्द विशेषण तो होता है,
लेकिन यह कैसा विशेषण होता है? संख्यावाची विशेषण होता है। ठीक है, और ऐसा संख्यावाची विशेषण होता है जो किसी समूह का बोध कराता है। बार बार कह रही हूं, इसमें उत्तर पद विशेष्य होता है कर्मधारय समास में, यहां पे उत्तर पद संज्ञा होता है। तीसरा अंतर क्या है? यहां पे विशेषण विशेष संबंध या उपमान उपमेय संबंध होता है कर्मधारय समास में, और यहां पे संख्या के आधार पर समूह या समाहार का बोध होता है। सबसे बड़ी पहचान, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान है, द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान है, लेकिन कर्मधारय इसमें भी विशेषता बताई जा रही है, उसमें भी संख्यावाची विशेषता बताई जा रही है। जो संज्ञा है वो भी विशेष ही है प्रकारांतर से, है ना। लेकिन सबसे बड़ा अंतर है, कर्मधारय समास में पूछा जाता है कैसा है। जैसे नीला आकाश, नीला आकाश है ना, नीला आकाश, इसका विग्रह होगा नीला आकाश। कैसा आकाश? नीला आकाश। ठीक है। तिरंगा, तो यहां पे ये नहीं पूछा जाएगा कैसा रंग, बल्कि ये पूछा जाएगा तीन रंगों का, कितने रंगों का समूह? तीन रंगों का समूह। ठीक है, तो यहां पे कैसा है प्रश्न से उत्तर मिलता है, और यहां पे कितना है प्रश्न से उत्तर मिलता है। केवल संख्यावाची होना ही द्विगु समास की पहचान नहीं है, बार बार बता रही हूं, समूह या समाहार का बोध होना भी आवश्यक है। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे एकमात्र शब्द है, यहाँ पे एक संख्यावाची शब्द है। एकांकी एक संख्यावाची शब्द है। एकनिष्ठ यहाँ पे भी एक संख्यावाची शब्द है, लेकिन ये सभी शब्द कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। यहाँ पे ये केवल संख्यावाची विशेषण है, न कि द्विगु समास, क्योंकि ये किसी समूह का बोध नहीं करा रहे। ठीक है, एकमात्र मतलब एकमात्र, केवल एक, है ना, केवल एक, यही तो होगा। एकांकी एक अंक वाला। ठीक है, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो संख्यावाची विशेषण है उसके बाद भी यह समूह का बोध नहीं करा रहा है, इस वजह से यह कर्मधारय समास का उदाहरण हुआ, न कि द्विगु समास का। इस तरह से आप कर्मधारय समास एवं द्विगु समास में अंतर आसानी से समझ सकते हैं। और अब मैं उम्मीद करती हूं कि आपका एक भी प्रश्न इसमें से गलत नहीं हो। तो आज की कक्षा में हमने द्विगु समास की परिभाषा समझी, उदाहरण समझा एवं कर्मधारय समास एवं द्विगु समास के भेद को समझा। जीवन में लक्ष्य का बड़ा महत्व होता है। लक्ष्यहीन जीवन का कोई भी महत्व नहीं है, इसलिए हमेशा लक्ष्य निर्धारण कीजिए, जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए और इसी तरह अपनी पढ़ाई करते रहिए। यदि आज का आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अधिक से अधिक शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।